हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो कल आपका जैसे कि एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे क्विक रिवीजन है आपके सारे यूनिट्स का। आप एक बार एंड में इसको रिवाइज़ कर सकते हैं अच्छे से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो भी मेस्ड अप भी हुए होंगे वो एकदम क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये हमारा सेल्स इंक्रीज़ करता है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ करता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है। इसी की हेल्प से हम मार्केट का सेगमेंटेशन कर पाते हैं और एक ब्रांड रॉयल्टी हम सेटअप कर पाते हैं और एक साइनर्जी क्रिएट करते हैं। साइनर्जी क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप मार्केटिंग मिक्स के जो कंपोनेंट है, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, उनको अलग अलग यूज़ करोगे वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उन्हें एक साथ मिला के एक स्ट्रैटेजिकली यूज़ करते हो। तो देन आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, ये मार्केट रिसर्च करते हैं, फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती है और फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है इसका। अब इसकी हेल्प से जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं कि अगर हम इस चीज़ पे वर्क करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी होती है, चेंज इन इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो उसको अडेप्टेबल होता है, स्ट्रैटेजिक एंड फिलोसफिकल वर्थ, एंड हमारी गुडविल मेंटेन रहती है। देन फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केटिंग मिक्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करते हैं? तो देर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स, दैट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। अगर इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो दे आर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, फाइनेंस कितना है, स्टेज ऑफ प्रोडक्ट कि वो मैच्योरिटी पे है कि डिक्लाइनिंग पे है, देन कॉम्पिटिशन, चैनल ऑफ एफिशिएंसी। एंड अगर एक्सटर्नल की बात करें तो दे आर द सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, इंटरमीडिएटरी एंड द टेक्नोलॉजी। देन हमारा आ जाता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट फैक्टर्स कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट के फैक्टर्स क्या है, कि हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट का नेचर क्या है, दैट इज डायनेमिक, अनसर्टेन, कॉम्प्लिसिटी एंड द रिलेटिविटी। देन आ जाती है इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस। तो ये है कि हमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, गुडविल डेवलप करने में हेल्प करता है, हमारी प्लान पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है, और जो रैपिड चेंज हो रहे हैं इन्वायरमेंट में उससे हम कॉप अप कर पाते हैं। देन यहाँ पे आ जाता है स्ट्रैटेजी टू डील विद द इन्वायरमेंट, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ये चेंजिंग इन्वायरमेंट, उससे हम कैसे डील करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज। सो पहला है एंटिसिपेटेड एंड एनालाइज, आप देख लो मार्केट को, एनालाइज करो और फिर अपनी प्लान एंड पॉलिसी बनाओ। दूसरा है स्मूथिंग एंड लीवलिंग। थर्ड इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव में रखो, बहुत अच्छी उसकी एडवांटेज रहे। देन टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते रहो, आप जॉइंट वेंचर में भी एंटर कर सकते हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा विद अ फोर्ड एंटर हुआ था, एंड आप अपने प्रोडक्ट को डिवर्सिफाई कर सकते हो। तो कुछ स्ट्रैटेजी है जो अगर आपका मार्केटिंग को कैसे इन्वायरमेंट से आप कैसे डील करोगे वो बताती है। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है यूनिट फर्स्ट का ये है कंज्यूमर बिहेवियर। देन कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर कैसा है वो इसमें है कि कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या है कि दैट इज़ डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और कस्टमर टू कस्टमर भी वेरी करता है, एंड दैट इज सिस्टमैटिक। की सिस्टमैटिक का मतलब ये कि अगर कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो एक पूरा एनालाइजेशन के बाद एक प्रोडक्ट खरीदता है, जाते एकदम से ऐसे नहीं खरीद लेता। देन आ जाता है द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जो है उसकी डेफिनेशंस वगैरह कवर करा रखी है। अब उसमें उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का, इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन, प्रॉफिट इंक्रीज करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है, और एक प्रॉपर टारगेट मार्केट को चूज़ करने में हेल्प करता है। अब है कि नेक्स्ट है सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी, 4 क्राइटेरिया, कि अगर हम कोई सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो हमें 4 क्राइटेरिया पे वर्क करना चाहिए। पहला, आइडेंटिफाई करो कि आप एक सेगमेंट को जिसको आप टारगेट करने वाले हो उसको आइडेंटिफाई करो। देन आप उसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं ये देखो। फिर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं वो देखो, कि आप कम्युनिकेशन तो करो बट रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। एंड नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब उसमें ग्रोथ, प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। देन कैरेक्टरिस्टिक फॉर सेलेक्टिंग स्ट्रैटेजीज। देन है फैक्टर कंसिडरिंग बिफोर सेलेक्टिंग अ टारगेट मार्केट। अगर आप एक टारगेट मार्केट को सेलेक्ट कर रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर आप कंसीडर करोगे? पहला साइज, ग्रोथ पर्सपेक्टिव, एक्सेसिबिलिटी एंड मीजरेबल। देन उसके बाद है द बेसिस ऑफ पोजिशनिंग। पोजिशनिंग करते टाइम पे आपके क्या क्या बेसिस होता है, किन बेसिस पे आप पोजिशनिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। तो टॉप ऑफ द रेंज मतलब आप सबसे हाई क्वालिटी दो, बेस्ट क्वालिटी दो। देन रिलायबिलिटी, कि आपके प्रोडक्ट पे लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करें ऐसे। वैल्यू फॉर मनी, कि आप जितना उतना ही मतलब जैसे कि आप कोई सामान दे रहे हो उतने की वैल्यू का आप प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करो। देन कंट्री ओरिजिन, कंट्री ओरिजिन जैसे कि सिल्क बनारस का बहुत अच्छा है तो बनारस की सिल्क साड़ी, ऐसे करके आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करो। देन ब्रांड नेम, आप अपनी ब्रांड को, अपने इतना अच्छी ब्रांड है आपकी कि उसी की हेल्प से आप पोजीशन कर रहे हो।
देन आ जाता है द प्रोसेस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। आप अगर एक टारगेट मार्केट को चूज़ करते हो तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। पहले आप प्रोडक्ट और सर्विस को शॉर्ट करोगे अपना, कि आपको करना क्या है। मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, देन नैरो इट्स निच। नैरो इट्स निच मतलब डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो किस चीज़ के लिए करनी है, कि आप उसे और कम कर दोगे, मतलब और स्पेसिफाइड कर दोगे। देन सॉल्व द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है उस सेगमेंट में आप उसको सॉल्व करोगे। देन अफोर्डेबिलिटी, आपको ये सारा काम अफोर्डेबिलिटी पे करना है। एंड मीडिया टाइप, आप कौन से मीडिया की हेल्प से कर रहे हो, कौन सा मीडियम होगा। एंड देन आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एग्जामिन करो, क्या आपके जो कॉम्पिटिटर्स है अगर कोई ये चीज़ कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं और उससे मैं कितना इफेक्टिव हूँ और कैसे मैं इफेक्टिव हो सकता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक फॉर सेलेक्टिंग अ स्ट्रैटेजी, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर रहे हो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आप किन बेसिस पे करोगे। पहला आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, फिर प्रोडक्ट होमोजेनिटी कितनी है, कि प्रोडक्ट दूसरों से सिमिलर है कि नहीं है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, मार्केट की होमोजेनिटी कितनी है, कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कॉम्पिटिटिव कितना है मार्केट, उसके बेसिस पर आप ये सेलेक्ट करते हो कोई भी स्ट्रैटेजीज आपकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी। आप अगर प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हो तो आप किन किन स्ट्रैटेजी पे बेस करते हो। पहला क्वालिटी के बेसिस पे, कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी इफिशियंसी बहुत अच्छी है, या आपका प्रोडक्ट बहुत सस्टेनेबल है, या फिर अपीयरेंस बहुत अच्छा है, जैसे एस्थेटिक है, बहुत बहुत ही देखने में गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, दैट इज। देन प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग रीजन, अब आपको पता है कि पोजिशनिंग के बाद हम रीपोजिशनिंग भी करते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। तो उसके रीजंस क्या क्या होते हैं। पहली चीज़ कि आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, या आपके कोई फ्यूचर प्लान्स है, या इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या टारगेट ऑडियंस अब आपके सही नहीं रहे हैं जिनको आप टारगेट करो, आप चाहते हो कि आप किसी और को टारगेट करो अब, या फैकल्टी एग्जिस्टेंस पोजीशनिंग, फॉल्टी एग्जिस्टिंग पोजीशनिंग, आपकी जो अभी एग्जिस्टिंग पोजीशनिंग है वो बहुत ही फॉल्टी है, या फिर आप मैक्रो इन्वायरमेंट में चेंज आ गया है इस वजह से आप रिपोजिशनिंग कर रहे हो। देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेसिस, आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हो, उसके बेसिस क्या होते हैं। आप प्राइस के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, जैसे BMW उसका प्राइस बहुत हाई है तो अलग ही दिखता है। देन आप फीचर्स के बेसिस पे कर सकते हो, रिलायबिलिटी के बेसिस पे मतलब ट्रस्ट बिल्ड के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे, या सेल आफ्टर सर्विस के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है हमारा टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग का प्रोसेस क्या होता है कि हम इवल्यूट कर रहे हैं हर एक मार्केट सेगमेंट को, कि वो कितना अट्रैक्टिव है, कितना रिलायबल है, और फिर हम एक सेगमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें एंटर कर रहे हैं। जैसे कि NCERT मास मार्केटिंग करता है, बट प्राइवेट पब्लिशर्स टारगेट मार्केटिंग करते हैं। देन इवोल्यूशन ऑफ मार्केट सेगमेंट, आप किसी मार्केट सेगमेंट को इवल्यूट कैसे करते हो, तो उसका साइज और ग्रोथ मतलब वो कितना प्रॉफिट देगा, फिर आपके रिसोर्सेज कितने हैं, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो कितना अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है कि कंपटीशन कितना है उसमें, अगर कम कंपटीशन है, फ्यू सब्सटीट्यूट है, तो इट विल बी बेटर। देन सेलेक्टिंग फॉर अ टारगेट मार्केट सेगमेंट, आप एक टारगेट मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट कैसे करते हो, या तो आप कंसंट्रेटेड मार्केटिंग कर सकते हो, डिफरेंशिएटेड कर सकते हो, अनडिफरेंशिएटेड कर सकते हो, या फिर माइक्रो मार्केटिंग कर सकते हो। ये 4 तरह की होती है और इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना इन्हें। नाउ द क्राइटेरिया अफेक्टिंग द चूज ऑफ टारगेट स्ट्रैटेजी, आप जो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो उसको कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो इफेक्ट करते हैं। जैसे लाइफ साइकिल स्टेज, अगर आपका न्यू प्रोडक्ट है तो आप अनडिफरेंशिएटेड करोगे या फिर कंसंट्रेटेड करोगे। मैच्योरिटी पे है तो डिफरेंशिएटेड करोगे, डिक्लाइन पे है तो कंसंट्रेटेड ही करोगे। रिसोर्सेज के बेसिस पे, अगर लिमिटेड है तो कंसंट्रेटेड करोगे, अनलिमिटेड है तो अनडिफरेंशिएटेड करोगे। फिर प्रोडक्ट होमोजेनिटी के बेसिस पे, अगर होमोजीनियस है तो अनडिफरेंशिएटेड करोगे, हेट्रोजीनियस है तो कंसंट्रेटेड करोगे। देन मार्केट होमोजेनिटी के बेसिस पे, अगर कस्टमर नीड सिमिलर्स है, मतलब कस्टमर जो नीड है उनकी सिमिलर ही है तो अनडिफरेंशिएटेड करोगे, और अगर कस्टमर की नीड डाइवर्स है तो आप डिफरेंशिएटेड या फिर कंसंट्रेटेड करोगे। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर में यह है कि अगर कंपटीशन बहुत हाई है तो फिर आप डिफरेंशिएटेड करो, और कंपटीशन ऐसे लो है तो अनडिफरेंशिएटेड करो। देन आ जाता है आपका यूनिट 4, दैट इज प्राइसिंग। अब इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट फॉर मनी विच इज चेंज बाय द सेलर फॉर अ बायर फॉर कंबाइंड प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विस। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, हम प्राइसिंग क्यों करते हैं, तो इसके है प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट के लिए करते हैं। अब इसमें भी दो पॉइंट है, दैट इज टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमें रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है उतना इन्वेस्टमेंट पे, या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में आता है कि मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन, हमें कंपटीशन प्रिवेंट करना है, या अपना मार्केट शेयर इंप्रूव करना है, या प्राइस स्टेबलाइज करना है। पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि हमें पब्लिक इमेज इन्हांस करनी है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स में आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटरमिनेशन, मतलब अगर हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो 2 तरह के फैक्टर्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
अगर इंटरनल फैक्टर्स को देखें तो इसमें आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, फर्म क्या करना चाहता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट के फीचर क्या है। अगर डिफरेंट फीचर्स है उसके तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, बट अगर आपके प्रोडक्ट में कोई अलग फीचर नहीं है तो आपको लो प्राइस चार्ज करने होंगे। देन मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स क्या है आपके। एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाते हैं कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, अगर इलास्टिक है तो आप लोअर प्राइस चार्ज करेंगे, इन इलास्टिक है मतलब हायर प्राइस चार्ज करेंगे। कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, बायर, गवर्नमेंट रेगुलेशन और इकोनॉमिक कंडीशन। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है फेवरेबल टू द बिजनेस है तो आप हायर प्राइस चार्ज करो, और डिप्रेसिंग है तो आप लो प्राइस चार्ज करो। देन आ जाता है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर एक नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है, मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट स्किमिंग। पेनिट्रेशन की बात करें तो हाईली इलास्टिक डिमांड जब हो तब ये करा जाए। इलास्टिक डिमांड मतलब कंपटीशन बहुत हाई है, प्रोडक्ट एट अ लार्ज स्केल, आप प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पे करते हो और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन रहता है। अब इसकी मेरिट क्या है कि इसमें आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सेल करते हो, हेल्प टू डेवलप अ ब्रांड प्रीफरेंस। कम प्राइस पे अगर प्रोडक्ट दोगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेस करेंगे, आपका ब्रांड प्रीफरेंस बनेगा। डिस्कवर द न्यू सब्सटीट्यूट इन अ मार्केट, डिस्करेज द न्यू सब्सटीट्यूट इन अ मार्केट, जो बाकी सब्सटीट्यूट है उसको डिस्करेज करता है। देन हेल्प इन फाइटिंग अ मेन कॉम्पिटिटर्स, जो मेन कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं इतने, उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। देन मार्केट स्किमिंग स्ट्रैटेजी जो होती है वो तब यूज़ की जाती है जब आपकी डिमांड इन इलास्टिक हो। ये सिंबल होता है क्वालिटी का, और ये हेल्प करते हैं कि आप जो क्रीमी लेयर है मार्केट की उसको स्किम कर पाओ। देन रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस अर्लियर, क्योंकि आप स्टार्टिंग में हायर प्राइस चार्ज करते हो इस स्ट्रैटेजी में, तो आपकी जो एक्सपेंस होती है वो बहुत जल्द वापस आ जाती है एज़ कम्पेयर टू पेनिट्रेशन, क्योंकि आप वहाँ पे लोअर प्राइस चार्ज करते हो। नेक्स्ट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो डेफिनेशन है पहला, इट रेफर्स टू द पाथ थ्रू विच ऑनरशिप और अ टाइटल ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड द ट्रेड चैनल। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहला चैनल होता है डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल, जो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाता है। देन इनडायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल का लेवल 1, जिसके अंदर प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर होते हैं। देन आता है इनडायरेक्ट चैनल का लेवल 2, जिसके अंदर प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर होता है। देन आता है इनडायरेक्ट चैनल का लेवल 3, जिसमें प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर आता है। देन आता है फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहला असॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, असेंबल करना, जो सामान आया है उसको असेंबल करके रखना। देन बाइंग, सेलिंग, स्टोरिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग, प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग। बहुत सिंपल है, जस्ट रीड करो, आपको चीज़ें हेडिंग सब पढ़ के ही समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। पहला, मार्केट कंसिडरेशन, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल। अगर आपका मार्केट कंज्यूमर है तो आप इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करेंगे, बट अगर आपका मार्केट इंडस्ट्रियल है तो आप डायरेक्ट चैनल यूज़ करेंगे। साइज ऑफ मार्केट, अगर लार्ज साइज है तो ऑफकोर्स आपको इनडायरेक्ट ही जाना पड़ेगा, बट अगर स्मॉल साइज मार्केट है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जोग्राफिकल कंसिडरेशन, अगर पर्टिकुलर रीजन में आपका कंसिडरेशन है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, बट अगर मार्केट स्कैटर्ड है तो आपको इनडायरेक्ट से जाना होगा। ऑर्डर साइज, अगर स्मॉल ऑर्डर साइज है तो आपको इनडायरेक्ट से जाना होगा, बट अगर लार्ज ऑर्डर साइज है तो आप डायरेक्ट जाओ। देन कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स, कंज्यूमर कैसे बाय करते हैं, कहाँ से बाय करते हैं, वो भी अफेक्ट करता है। देन प्रोडक्ट कंसिडरेशन, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स कौन से होते हैं जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। दैट इज यूनिट वैल्यू, अगर आपके एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ही हाई है तो आप डायरेक्ट जाओ। जैसे कि कोई बहुत ही महंगी कार है तो आप डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करो, बट अगर लो है जैसे कि मैजेस्टिक बहुत कम है तो आप ऑफकोर्स इनडायरेक्ट यूज़ करोगे। देन पैरिशेबिलिटी का मतलब होता है ईजिली ख़राब हो जाए वो चीज़, मैंने इसे हिंदी में भी लिखा है। इफ़ पैरिशेबल तो आप डायरेक्ट जाओ, और अगर नो पैरिशेबल है तो इनडायरेक्ट जाओ। देन साइज, अगर बल्कि है तो डायरेक्ट जाओ, ईजी टू हैंडल है तो इनडायरेक्ट जाओ। प्रोडक्ट लाइन, मैनी प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्ट जाओ, सिंगल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो आप इस सिंगल प्रोडक्ट के लिए आपका खुद का इतना लंबा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो सेटअप नहीं करोगे ना, तो आप इनडायरेक्ट जाओ। देन कंपनी कंसिडरेशन, कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स में आता है आपका एज, अगर ओल्ड है तो आप डायरेक्ट जाओ, ओल्ड है तो डायरेक्ट जाओ, न्यू है तो इनडायरेक्ट जाओ। रिसोर्सेज, अगर हाई फाइनेंस है तो डायरेक्ट जाओ, लो फाइनेंस है तो इनडायरेक्ट जाओ। और डिज़ायर टू कंट्रोल चैनल, अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल रखना है तो डायरेक्ट जाओ, और कम कंट्रोल से काम चलेगा तो इनडायरेक्ट जाओ। नेक्स्ट आ जाता है लॉजिस्टिक का मतलब होता है द मैनेजमेंट इन अ प्रोसेस इट बिगन विद द फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर सोर्स टू द सोर्स ऑफ सप्लायर टू द प्रोड्यूसर लाइन, कॉल्ड इनबाउंड लॉजिस्टिक। और फिर जब ये उल्टा होता है दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अब इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केट लॉजिस्टिक की इंपॉर्टेंस क्या है कि कस्टमर का इंप्रूव करता है कस्टमर का एक्सपीरियंस। एक्सेसिबिलिटी मतलब राइट टाइम पे
प्रोड्यूसर को इस सामान की एक्सेसिबिलिटी होना है। देन क्रिएटेड टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, प्रॉफिट इंक्रीज करता है, लार्ज मार्केट शेयर और डेवलप करता है आपकी ब्रांड इमेज को। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक। मार्केटिंग लॉजिस्टिक के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इंप्रूव द कस्टमर सर्विस बाय टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। देन सेलेक्टिंग अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग सेलेक्ट करना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट करना, प्रोडक्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग को डिज़ाइन करना, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कमी करना और एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम सेटअप करना। स्टेज ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक, 3 स्टेज है, इनबाउंड, आउटबाउंड और रिवर्स। इनबाउंड में होता है गुड्स फ्लो करते हैं फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चर जैसे रॉ मटेरियल। आउटबाउंड में फ्लो करते हैं मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, दैट इज लाइक गोल क्या होता है इसका कि प्रोडक्ट डिलीवर एट अ राइट टाइम। देन रिवर्स में होता है कि सेंडिंग बैक टू सप्लाई चेन, और ये मोस्टली केस में होता है जब आपका जो सामान होता है वो डिफेक्टिव होता है। देन आ जाता है कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक। मार्केटिंग लॉजिस्टिक के कंपोनेंट क्या है? पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउस, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इन्फॉर्मेशन ऑन मॉनिटरिंग। इन्फॉर्मेशन ऑन मॉनिटरिंग पे अगर चांसेस हैं तो शॉर्ट नोट आने के चांसेस हैं, या फिर पूरा ये आ जाएगा कि आप बता ही दो पूरे कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक, तो आप ये कंपोनेंट बताओगे। देन ऑर्डर प्रोसेसिंग की डेफिनेशन दे रखी है। ऑर्डर प्रोसेसिंग के ये स्टेप हैं कि ऑर्डर प्लेसमेंट, पिकिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड शिपिंग। आप वीडियो को रोको, अगर मैं इसे सब कुछ समझाऊंगी तो लंबी हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। आप वीडियो को पॉज करो और इसे खुद पढ़ लो, और इसे आप सिंपल समझ सकते हो तो फ्लिपकार्ट के प्रोसेस से समझ सकते हो कि फ्लिपकार्ट का कैसे प्रोसेस होता है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर वो पिक होता है, फिर वो सामान ऐसे छाटता है, जिस एरिया का है उस वाले डिलीवरी मैन को देते हैं, फिर वो आप तक आता है, दैट इज़। देन आता है ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये टाइम और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, कंज्यूमर को एनेबल करता है कि वो एंजॉय करे लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, और ग्रो करने में हेल्प करता है। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में 3 ही है, रेलवे, रोडवे और एयरवे। अब अगर आप मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हो तो कौन कौन से बेसिस होते हैं? अगर आप स्पीड को देखना चाहते हो तो एयर चूज़ करो, इकोनॉमी को देखना चाहते हो तो वाटर, सेफ्टी को तो रेलवे, और रिलायबिलिटी को तो रेलवे फिर से, और एबिलिटी तो वही है कि कौन सा आपका एरिया में अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हो। देन आ जाता है स्टोरेज एंड वेयर हाउस। इसका मतलब है कि होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग अ गुड बिटवीन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन, कि प्रोड्यूस होने से कंज्यूम होने तक के बीच में आप इसे प्रोडक्ट को होल्ड करके रखते हो। इंपॉर्टेंस क्या है कि स्पेकुलेटिव के लिए यूज़ होता है, डिमांड सप्लाई को एडजस्ट करता है और अवॉइड करता है इंटरप्शन इन अ प्रोडक्शन शेड्यूल, कि आपको प्रोडक्शन शेड्यूल में कोई दिक्कत ना हो, आपका शेड्यूल जैसा है वैसे ही चले। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ वेयर हाउस। अब वेयर हाउस के यहाँ टाइपिंग है, पहला है इन प्लांट वेयर हाउस, जो मैन्युफैक्चरर के पास ही होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वहीं पे। दूसरा प्राइवेट वेयर हाउस, ऑन एंड ऑपरेट बाय लार्ज बिजनेस फर्म फॉर स्टोरेज देयर ओन गुड्स, मतलब एक लार्ज बिजनेस फर्म है उसी के पास है अपने गुड्स को रखने के लिए। पब्लिक वेयर हाउस ऐसा होता है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को होल्ड करती है और वो दूसरों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्टोरेज की। देन कोल्ड स्टोरेज जो होता है वो कंस्ट्रक्ट होता है ताकि स्टोर करे प्रोडक्ट जिनको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है। देन स्पेशल वेयर हाउस होते हैं, वो बिल्ड करे जाते हैं टू प्रोवाइड स्पेशल स्टोरेज एट सर्टेन अकोमोडिटी लाइक एग एंड वेजिटेबल। देन आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है टेक्निक टू मेंटेन अ डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री। इसका ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेन एडिकेट साइज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कंटिन्यू ऑपरेशन एंड मेंटेन मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी तो ऑफकोर्स आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो एक मेंटेन करना मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, बट उसके साथ साथ एडिकेट भी हो। अब इसकी टेक्निक क्या है? एबीसी एनालाइज है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। एबीसी एनालाइज में समझा देती हूँ। एबीसी एनालाइज में क्या होता है कि आप अपने जो गुड्स हैं अपनी जो इन्वेंट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, पार्ट ए, बी एंड सी। ए वो पार्ट होता है जो बहुत ही ईजिली आपको मतलब मिल जाता है, आप अभी ऑर्डर करो अभी आ जाएगा। बी वो पार्ट होता है जो मतलब एकदम से नहीं मिलता है, कुछ डिफिकल्टी के साथ मिलता है, तो आपको उसे पहले ऑर्डर करके रखना होता है और इसका प्राइस हाई होता है, मतलब ए से इसका प्राइस हाई होता है। और सी वो होता है जो प्रीमियम क्वालिटी का आपका इन्वेंट्री होता है, जो बहुत ही हाई प्राइस का होता है। तो आप इन बेसिस पे डिवाइड करते हो ना, बेसिस ऑफ प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, और फिर उसके बाद उस इन्वेंट्री को मेंटेन करते हो। दैट इज ABC एनालाइज। देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आप अगर बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर दिया है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको फिर पता ही होगा। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना करना है और हर एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी आपको ऑर्डर करनी है। तो इसके 2 ही कंपोनेंट है, ये टेक्निक हो गई है। एंड यहीं पे ये आपका पूरा रिवीजन मैंने करा दिया है। सिर्फ एक 5th यूनिट का रिवीजन रह गया है जिसमें सिर्फ शॉर्ट नोट आने के चांसेस हैं, तो शॉर्ट नोट आप खुद से एक बार देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब